हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ DME 1। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंड्योरेंस लिमिट एंड फटीग फेल्यूर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था, फोकस किया था कि फ्लक्चुएटिंग लोड क्या रहता है, उसकी वजह से क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उस फैक्टर को हमें किस तरीके से कंट्रोल में रखना है। तो उसमें हमने फर्स्ट चीज़ देखी थी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है। देन फटिक फेल्यूर या फटिक स्ट्रेस देखा था हमने, फटिक लोडिंग देखा था हमने तब। ठीक है, तो अब हम उसका नेक्स्ट लेवल देखेंगे कि एंड्योरेंस लिमिट एंड फटिक फेल्यूर। ठीक है, अब ये एंड्योरेंस लिमिट होता क्या है यार, फटिक ये वर्ड होता क्या है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आपको मैं समझाऊंगा कि फटीग वो चीज़ होती है कि जहाँ पे आपका लोड एक्ट होता है लेकिन वो साइक्लिक या पीरियोडिकली रहता है, यानी जहाँ पे एक सर्टन टाइम के बाद वो लोड आके इम्पैक्ट करने वाला है और वो कंटिन्यूसली होने ही वाला है कि कुछ सर्टन मिनट के बाद या कुछ सर्टन टाइम के बाद उसका इम्पैक्ट उतना ही होने वाला है। उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वहाँ पे आपके छोटे छोटे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस वो क्रैक बड़े बड़े हेयर लाइन या बड़े बड़े क्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये कब होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसका एक यील्ड पॉइंट जब रीच हो जाता है, जैसे आप उसके लिए स्ट्रेस एंड आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस ये कब मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि यील्ड पॉइंट जब भी आप रीच करते हो तो उसके बाद आपका ब्रेक ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे हम। क्या है कि इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस यानी क्या कि जहाँ पे साइक्लिक पीरियोडिकली लोड एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इट फेल्स एट स्ट्रेसेस बिलो द एल्ड पॉइंट स्ट्रेसेस। सच टाइप ऑफ फेल्यूर ऑफ मटेरियल इज नोन एज अ फटीग। जैसे मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ क्या नहीं रिपीटेशन जब लोड के वहाँ पे होंगे तो वहाँ पे स्ट्रेसेस के भी रिपीटेशन होंगे, उसकी वजह से जो भी फेल्यूर पॉइंट होगा या एल्ड पॉइंट वहाँ पे रीच आउट हो करेगा, यानी मटेरियल वहाँ पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद शेप आउट होगा, क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, एज उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उस टाइप के फेल्योर को हम कहते हैं फटीग। ठीक है, then failure is caused by means of progressive crack formation which are usually fine and microscopic size। यही कहा था कि ये फेलियर किस तरीके से होते हैं, फटीग के फेलियर कैसे होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर्स रहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर स्लो स्लो चेंज होंगे। तो ये नंबर ऑफ यानी रिपीटेडली क्या होगा, वहाँ पे लोड एक्ट होते रहेगा तो रिपीटेडली वहाँ पे चीज़ें स्ट्रेस प्रोड्यूस होते रहेगा। जब भी वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होते रहेगा तो वहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते रहेंगे और आपका वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको हम फटीग फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखे हुए आपका आपके सामने अगर दिख रहा है आपके फिगर के अंदर, तो हमें ज़्यादा उसके ऊपर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से हम ऐसे करेंगे कि जो भी वहाँ पे नैरो पोर्शन होते आ रहा है मटेरियल का, आपके वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और वहीं पे भी क्या होता है कि रिपीटेडली आपका लोड एक्ट होता है और वहाँ पे स्ट्रेसेस भी आपके रिपीटेडली क्रिएट होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे फटीग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे ही फटीग का फेलियर होता है। राइट, तो ये वहाँ पे आपको दिखेगा। A specimen rotates the bending stress at the upper fiber varies from the maximum compressive to maximum tensile, while the bending stress at the lower fibers varies from maximum tensile to मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव। यानी यही एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड में उन्होंने समझाया है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाया था। ठीक है, देन देखेंगे एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट क्या होता है, जिसको हम सिग्मा ई से डिनोट करते हैं, एंड्योरेंस और फटीग लिमिट। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट भी कहते हैं इसको या फटीग लिमिट भी कहते हैं। वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस। क्या, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस विच अ पॉलिश्ड स्टैंडर्ड स्पेसिमन कैन विथस्टैंड विदाउट फेल्यूर फॉर इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइकिल्स। सेम चीज़ क्या है कि ये फटीग लिमिट या एंड्योरेंस लिमिट क्या कर रहा है कि एक कंपोनेंट रहता है, उस कंपोनेंट का एंड पॉइंट यानी उसका एक आखिरी वक्त रहता है कि जहाँ तक वो खुद को सस्टेन करेगा और उस पॉइंट के बाद वो ब्रेक ही होने वाला है या टूटने ही वाला है। तो उसके पहले तक का जो भी सस्टेन करने का उसका पॉइंट रहता है, हम उसको कहते हैं, उसकी वो लिमिट है कि वहाँ तक उसने खुद को सस्टेन किया, उस लिमिट को हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट। आ रहा है समझ में? तो उसके बाद उसको ही हम कहते हैं कि उसके बाद वो ब्रेकअप होगा, तो उस पॉइंट को या उस लिमिट को हम क्या कहेंगे, फटीग लिमिट और एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है,
It may be noted that the term endurance limit is used for reversed bending. रिवर्स बेंडिंग यानी क्या हो जाता है कि जब भी आप बेंडिंग करते हो तो कोई भी चीज़ पहले फ्लेक्सिबल होती है, बेंड होती है, क्रैक होती है, उसके बाद टूटना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे इसलिए उसको उन्होंने फोकस किया है कि रिवर्स बेंडिंग के ऊपर। ठीक है। देन इट मे बी डिफाइंड एज द सेफ मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड टू द मशीन पार्ट वर्किंग अंडर एक्चुअल कंडीशंस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम सेफ स्ट्रेसेस क्या है, वही कि जो एंडोरेंस लिमिट को ही हम कहेंगे कि जहाँ तक हम मैक्सिममली स्ट्रेस सेफ रहेगा यहाँ पे, यानी उसके अंदर जो लोड रहेगा, जो स्ट्रेस रहेगा, वो स्ट्रेस क्या करेगा आपका अपोज करते रहेगा, कंट्रोल करते रहेगा कंपोनेंट को कि जिस तरीके से उसको हैंडल करना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट। ठीक है। अब उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग, जैसे आपने देखा है कि अभी मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस उसका। ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से डिराइव करेंगे कि जिसके अंदर से हम सिग्मा यानी अल्टरनेटिव स्ट्रेस रहता है जो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये एवरेज वाला सीधा सीधा होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंडोरेंस लिमिट, कौन से फैक्टर रहेंगे कि जो एंडोरेंस लिमिट को हम अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है साइज इफेक्ट। ऑब्वियस चीज़ है, कोई भी स्पेसिफियन या कोई भी कंपोनेंट अगर रहेगा मटेरियल का, तो जो कंपोनेंट आपकी साइज़ का यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एंड्योरेंस लिमिट किस तरीके से रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मेंबर इज लोअर देन दैट ऑफ स्मॉल स्पेसिमन। ऑब्वियस चीज़ है, जितना बड़ा मेंबर लार्ज रहेगा उतना स्पेसिमन के टूटने के चांसेस या उतने ही कम रहते हैं। ठीक है। तो सेम यहीं पे भी क्या हो जाता है कि हमको फोकस करना पड़ता है कि आपका एक चीज़ बोलूँगा मैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट बड़ा है या छोटा है मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वहाँ पे उसका वीक पॉइंट कौन सा है। आपके बहुत सारे कंपोनेंट के अंदर नंबर ऑफ जगह पे वीक पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई कंपोनेंट के ऊपर आप लोड एक्ट करते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पूरे कंपोनेंट के ऊपर। और अगर गलती से मान लो कहीं एक सर्टन पॉइंट के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आपका पॉइंट वीक है यानी क्या, वहाँ पे अगर कुछ इंटरनल बबल्स है या कुछ हॉलो पार्ट्स है मटेरियल के अंदर जो दिख के नहीं आता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्वियसली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से ही वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और आपका मटेरियल ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो एक ये बड़ा फैक्टर होता है कि आपका जो एंड्योरेंस लिमिट टूट जाता है, जिसके ऊपर इफेक्ट गिरता है, वो यही होता है कि उसके ऑब्स्टिकल्स जो रहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सरफेस एरिया, ये मैटर करता है। इसलिए यहाँ पे हमको साइज़ इफेक्ट करता है कि कंपोनेंट का साइज़ भी मैटर करता है। अगर छोटा है तो कितना उसका एंड्योरेंस लिमिट रहेगा, और बड़ा भी रहेगा तो उसका उतना ही बड़ा एंड्योरेंस लिमिट रहेगा। ठीक है। ठीक है। ये होगा एक दूसरा है सरफेस रफनेस। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कंपोनेंट के सरफेस अगर प्रॉपर नहीं रहा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स रहे, उसके अगर ऊपर बहुत ज़्यादा नॉच रहे, छोटे छोटे बबल्स रहे या छोटे छोटे बबल होल्स रहे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका एंड्योरेंस लिमिट उतनी देर तक सस्टेन नहीं करता और उसके बाद मटेरियल फेल या ब्रेक डाउन हो जाता है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियस चीज़ है कि अगर मटेरियल हॉट टेम्परेचर में काम कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में भी काम कर रहा है, वहाँ पे भी मटेरियल आपको उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं देता और वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है उसके एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर। देन होता है इफेक्ट ऑफ मेटेलर्जिकल वेरिएबल्स। ऑब्वियस चीज़ है, अगर मेटेलर्जिकल वेरिएबल्स यानी क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने उस मटेरियल को किस तरीके से बनाया है उसके ऊपर भी वो मैटर करता है कि उसके अंदर ऑपरेशंस कौन से यूज़ किया आपने, क्विंचिंग किया है, टेम्पर्ड किया है, सडन उसको आपने ठंडा किया है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है कि आपका मेटेलर्जिकल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या मैटर करता है। तो उस तरीके से भी आपका एंड्योरेंस लिमिट आपका ब्रेक इवन डाउन हो जाता है। ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है वो एसएन आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कर्व में, स्ट्रेन कर्व में। तो हम फिलहाल अब ओपनली हम देखेंगे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है इस यूनिट के अंदर वो होता है जो है आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस देख लेंगे एक बार, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जैसे गुडमैन फिगर वगैरह है जो उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके पहले हमें फोकस करना है कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है। द फेल्यूर पॉइंट्स फ्रॉम फटीग टेस्ट मेड द different steels and combination of mean and variable stresses are plotted in a figure as a functions of a stress amplitude and mean stress।
अब देखिए यहाँ पे फोकस क्या करना है आपको कि आपके पास फ्लक्चुएटिंग लोड एक्ट हो गया तो आपके पास फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए, ऑब्वियस चीज़ है। अब ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस में भी क्या होता है कि कुछ एक मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा और एक मिनिमम स्ट्रेस रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। यानी क्या, आपका मीन्स जो भी स्ट्रेस रहेगा वो बढ़ते रहने वाला है, तो वो हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं, और जो मिनिमम मीन स्ट्रेस रहता है वो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इस ये दो स्ट्रेसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है, एप्लीट्यूड स्ट्रेस जिसको सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, और एक होता है मीन स्ट्रेस जिसको सिग्मा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट इन ए जनरल द फेलियर पॉइंट इज लिटिल रिलेटेड टू द मीन स्ट्रेस व्हेन इट इज कंप्रेसिव, बट इट इज़ वेरी मच फंक्शन ऑफ द मीन स्ट्रेस व्हेन इट इज़ अ टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल किससे डिनोट केयर करते हैं हम, किससे हम अगर देखेंगे तो मीन एक्सेस एक्सिस पे सिग्मा एम यानी मीन स्ट्रेस हम टेंसाइल स्ट्रेस से उसको रिलेशन रखते हैं, और कॉम्प्रेसिव सिग्मा ए के साथ यानी आपके जो भी एम्पलीट्यूड के साथ है। तो अगर आप आपके फिगर में देखोगे तो वहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा डॉट डॉट लाइन में ईल्ड लाइन। ईल्ड लाइन इज नथिंग बट कि इसके बाद उसका कोई भी एंडोरेंस लिमिट है, वो उसके बाद मटेरियल टूटना ही टूटना है, उसके बाद के पॉइंट से वो टूटना ही टूटना है। बाद में है आपका गर्बर कर्व, जो हम आपको कोई गर्बर कहता है कोई जर्बर कहता है। ठीक है, देन गुडमैन लाइन है एक रेड कलर की जो आपको दिख रही है, फिर स्पॉट्स है अलग अलग। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि अब एस वाई यानी क्या, स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल की। एस यू टी क्या है, स्ट्रेंथ है अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर की स्ट्रेंथ है, और एस सी क्या है, उसकी एक एंडोरेंस लिमिट है। ठीक है, एंडोरेंस लिमिट यानी क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। एस वाई क्या, स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएटिंग लोड का डायग्राम हमें पढ़ना है, किस तरीके से इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग लो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी उस प्रोडक्शन स्ट्रेस के ड्यूरेशन में क्या क्या इफेक्ट गिरते हैं, मटेरियल किस किस फेजेस से जाता है, और वहाँ पे फेलियर किस तरीके से होता है। ये आपका फिगर प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब गुडमैन मेथड फॉर कंबाइनिंग ऑफ स्ट्रेसेस। अब गुडमैन मेथड क्या कहती है आपको, जो गुडमैन लाइन होती है वो होती है सिग्मा ई से सिग्मा यू, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस से लेके इंड्योरेंस लिमिट तक, जिसके अंदर हमारा फेल्यूर स्ट्रेस लाइन रहेगा, वो हमको ज़्यादा फोकस करना है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप फिगर में देख रहे हो तो सेम एज जैसे हमने प्रीवियस फिगर देखा था कि एक्स एक्सिस आपका मीन स्ट्रेस है, वाई एक्सिस आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, जिसके अंदर वेरिएबल अलग अलग तरीके से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो गुडमैन लाइन क्या कहता है कि गुडमैन लाइन के अंदर के पोर्शन तक, यानी वहाँ तक जो भी पॉइंट्स रहेंगे उस पॉइंट तक कोई भी कंपोनेंट खुद को सस्टेन कर लेता है। ये आपको करवाना है, तो उसके लिए वो भी क्या करते हैं कि सेफ स्ट्रेस, उसके अंदर भी एक जो सी से डी दिख रहा है आपको, वो होगा आपका सेफ स्ट्रेस लाइन, यानी यहाँ तक आपका वर्क प्रॉपर रहेगा, मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मटेरियल वहाँ तक खुद को सस्टेन कर लेगा। लेकिन अगर उसके बाद थोड़ा पॉइंट बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी गुडमैन लाइन है, जहाँ तक भी वो खुद को मेंटेन कर लेगा, लेकिन गुडमैन लाइन के बाद यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद मटेरियल ऑटोमेटिकली फेल होगा। ये है गुडमैन मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, अलग अलग स्ट्रेसेस कंबाइन करते हैं, इसलिए करते हैं कि उतनी स्ट्रेंथ मटेरियल को मिले जो आपको सी और डी में मिलेगी, उस पोर्शन तक मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि गुडमैन मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट करते हैं मटेरियल के स्ट्रेस रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे आप कि गुडमैन लाइन इज यूज्ड व्हेन द डिजाइन इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड मे बी यूज्ड फॉर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। ऑब्वियस चीज़ है कि कोई भी मटेरियल डक्टाइल और ब्रिटल ही मोस्टली होता है, जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ही ये यूज़ किया जाता है कि ये जो भी डिज़ाइन बनाई गई है उन दो मटेरियल को समझ के यूज़ किया जाए। अब ये उसका थेरोटिकल पार्ट है। ठीक है, जो हम डेरिवेशन जो कहेंगे वो डिराइव करने के बाद आपको एक टिपिकल फार्मूला मिलेगा या एक डेरिवेशन मिलेगा, जिससे हमें हेल्प होती है कि किस तरीके से हमें कोई भी स्ट्रेसेस फाइंड आउट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जैसे अभी गुडमैन मेथड था, वैसे एक सोडरबर्ग मेथड है जो कहती है कि आपको सोडरबर्ग मेथड भी आपको अगर यहाँ पे दिखेगी आपको, तो आपको रिप्लेस दिखेंगी ये एक सोडरबर्ग लाइन जो पिछले प्रीवियसली देखे थे हमने गुडमैन लाइन से। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी कहना वही है कि एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड टू द एंडोरेंस लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ आर शोन बाय द लाइन ए वी सजेशन द सोडरबर्ग लाइन। ठीक है, ये क्या कहे कि ये इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेंथ, द लाइन ए बी कनेक्टेड टू द सी ई, एंड वही सेम चीज़ है, बस करना क्या है यहाँ पे हमें
सोडरबर्ग लाइन क्या कहता है आपको कि जो भी फेल्यूर है, सोडरबर्ग फेल्यूर स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा सेफ स्ट्रेस के बाद, वहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट हम क्या करेंगे कि उस स्ट्रेस को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल में स्टडी करने के बाद समझ में आता है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे फेलियर होने वाले हैं। तो सोडरबर्ग गुड लाइन अगर हम कहेंगे कि गुड लाइन मेथड एक प्रॉपर तरीका है स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए या फेलियर फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके डिटेलिंग के लिए सोडरबर्ग मेथड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम, मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम क्या कहता है कि ये क्यों बनाया गया है कि गुडमैन डायग्राम तो ऑलरेडी था लेकिन अब उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। क्या मॉडिफाई किया गया है कि उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की को कंसीडर करके उस ये मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम बनाई गई है, जिसके अंदर क्या है कि स्लाइटली मॉडिफाई किया गया है टू अकाउंट फॉर द yielding failure of the components especially at higher values of the mean stresses। यानी इसमें क्या किया गया है कि थोड़ा हल्का सा मॉडिफाई ये किया गया है कि yielding failure यानी जो फेल होता है एंड पॉइंट पे जो मटेरियल ब्रेक होता है, तो वो स्पेशली हायर वैल्यूज़ यानी जब भी कोई भी मीन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा, जब भी हम मीन स्ट्रेसेस के ऊपर फोकस करेंगे और मीन स्ट्रेस की वजह से जो भी मटेरियल में फेलियर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए हमने मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम को डिज़ाइन किया गया, यानी गुडमैन डायग्राम के अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर में आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बीट देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।